नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। यदि हमारे को इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखी होती, यानी कि इसका एचसीएफ नहीं दिया होता है, तो हम एलसीएम 306 और 657 का अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते। लेकिन इसमें एचसीएफ का मान दिया हुआ है और एलसीएम का मान याद करना है, तो हम इसको इस फॉर्मूले से याद करेंगे। ये फॉर्मूला क्या है, कोई भी दो धन पूर्णांक है ए और बी, कोई दो धन पूर्णांक ए और बी है, उनका गुणनफल, दोनों का गुणनफल एचसीएफ ए और बी के और एलसीएम ए और बी के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो भी आप जिस संख्या का एचसीएफ और एलसीएम याद कर रहे हो, उनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों संख्याओं को लिखेंगे, यानी कि संख्या क्या है 306 और 657। अब उन दोनों का एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ कितना है 9 है और एलसीएम हमें याद करना है किसका, 306 और 657 का। अब इस फॉर्मूले से हम करेंगे। अब यहां से हमें ये जो है ये ज्ञात करना है, तो इसको इधर ही रखना है और गुणा में जो 9 है उसको इधर ले आते हैं बट्टे में। 306 इंटू 657 बट्टे 9 इज इक्वल एलसीएम 306 और 657। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। ये दोनों 3 की टेबल से कट रहा है और डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं। 9 एकम 9 और 9 3 27, शेषफल रहेगा 3 और 36 में जाएगा 4 बार, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 34 इंटू 657 इज इक्वल एलसीएम 306 और 657। अब इसका ये गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो 657 इंटू 34 गुणा करेंगे 26 7 21 15 1 16 6 18 और 1 19 8 3 12 1 12 2, यानी कि 22,238 22,238 जो है वो एलसीएम आ गया 306 और 657 का। इस प्रकार से उस कंडीशन में जब हमें एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से एक का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है या दोनों दिए हुए, एचसीएफ और एलसीएम के दोनों मान दिए होंगे, तब आपको एक संख्या नहीं दी होगी और वहां पे आपको एक संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो उन दोनों केस में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, जो मान ज्ञात करना है उसको वैसा का वैसा लिख दो, बाकी वाले मान रख के पक्षांतरण करके सरल करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ये कैसे हमें बताना है कि किसी भी n प्राकृत संख्या के लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हम इसका कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, यानी कि वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी, यानी कि उसमें एक 0 हो, इसका मतलब वो संख्या 5 से
विभाज्य होगी। अब ये विभाज्य कब होगी? ये तब होगी जब 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। 5 से विभाज्य होने का मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जबकि 6 की पावर n यानी जो 6 होता है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 × 3 प्राप्त होता है। के गुणनखंडन में केवल 2 व 3 ही आ सकती है, जबकि हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 व 3 ही आ सकते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम जानते हैं कि 6 की पावर n के गुणनखंडन में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से देना है, यानी कि सबसे पहले हमें यह दर्शाना है कि उसमें 6 की पावर n अंक जो 0 पर समाप्त होगी तो उसमें क्या है 5 से विभाज्य होगी। अब 5 से विभाज्य कब होगी? तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। अब 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जबकि 6 की पावर n में क्या है 2 × 3 ही होता है, 5 नहीं होता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता से हम जानते हैं कि इसमें 2 व 3 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए किसी भी संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्याख्या करनी है। दोनों जो संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका आपको आंसर बताना है। तो यहां पे सबसे पहले हम इस संख्या को समझते हैं 7 × 11 × 13 + 13। अब यहां पे इस संख्या में दो संख्याएं हैं जिनको प्लस किया गया है। अब दो कौन कौन संख्याएं हैं? यहाँ पे ये जो है यहाँ इसको गुणा किया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पूरी संख्या है ये एक है और एक ही अलग संख्या है, यहाँ पे दो संख्या। अब इन दोनों संख्याओं में एक चीज कॉमन आ रही है, वो आ रही है 13। ये भी 13 का गुणज है और ये भी 13 का गुणज है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 7 × 11। इस संख्या में से मैं 13 कॉमन ले रहा हूं तो बच रहा है अंदर 7 × 11, यानी कि इसमें से बचेगा 7 × 11 प्लस यहां से भी 13 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 1। तो ये जो संख्या बनी है इससे हमें क्या मालूम चल रहा है, यहां से हमें ये मालूम चल रहा है कि इस संख्या का 13 एक गुणनखंड है। तो हम ये लिखेंगे क्योंकि 7 × 11 × 13 + 13 का एक गुणनखंड 13 है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसलिए 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। अब इससे क्या हो जाएगा, हमें यह मालूम चल रहा है कि जो 7 × 11 × 13 + 13 एक भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार हमें इसका बताना है कि इसमें भी क्या है, दो संख्याएं जो प्लस की हुई है। अब इसमें जो ये एक संख्या ये यहां तक है, ये गुणा वाली है। जो सारी गुणा होती है इसका मतलब वो एक कंप्लीट एक संख्या बनाती है और एक यहाँ पे है। इन दोनों संख्या में क्या है 5 कॉमन आ रहा है, तो हम यहां से क्या करेंगे 5 कॉमन लेके लिखेंगे। इस कंप्लीट संख्या में से 5 कॉमन आ गया तो बाकी वाले सब गुणा के रूप में अंदर रह जाएंगे। 4 3 2 × 1 प्लस और 5 यहां से भी कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1। तो अब इस संख्या से हमें क्या मालूम चल रहा है कि इस संख्या का भी एक क्या है 5 एक गुणनखंड है, क्योंकि 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 का 5 एक
गुणनखंड है। अब गुणनखंड है इसका मतलब ये क्या है, इसलिए 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से इन दोनों की व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे, यानी कि कॉमन लेके देखेंगे इसका गुणनखंड है या नहीं है। 13 इसका गुणनखंड है, इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, और इसका 5 एक गुणनखंड है, इसका मतलब ये भी एक भाज्य संख्या है।